हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग क्वालिटी के क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी में हम आगे देखते हैं। मैंने कई वीडियो डाल रखा है, आप इसको अवश्य देखें, ये आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है संघीय कार्यपालिका और विधायिका से क्वेश्चन, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये हिमाचल प्रदेश 2023 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर। राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर राज्यसभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली क्या है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, तो आर्टिकल जो 74 है उसमें मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करता है। ठीक है, और उसका मुखिया कौन होता है, पीएम। तो पीएम की सलाह पर ही वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, देखिए जो आर्टिकल 312 है उसमें राज्यसभा को स्पेशल पावर है, और वो है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा के सृजन से संबंधित है। ठीक है, मतलब नई अखिल भारतीय सेवा अगर बनानी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो राज्यसभा से। इसमें स्पेशल मेजोरिटी यूज होता है। ठीक है, विशेष बहुमत, और उसके द्वारा ही ये शुरू किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है जिसका गठन 1966 में हुआ था, उसकी शुरुआत आर्टिकल 312 के द्वारा ही इसका सृजन हुआ था। अब इसमें विशेष शक्ति तो इनकी हो गई। एक और बात यहाँ पर मेंशन है कि मानवाधिकार आयोग के संरक्षण की नियुक्ति। तो देखिए, मानवाधिकार आयोग की का जो निर्माण हुआ था वो मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार हुआ। और जो सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है उसमें ये 6 मेंबर की कमेटी होती है, और कमेटी को हेड करते हैं पीएम। उसके साथ इसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन कह लीजिए। और उसके बाद जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति, वो शामिल होते हैं। उसके अलावा गृह मंत्री होते हैं। और उसके अलावा जो विपक्षी दल है, और राज्यसभा में और लोकसभा, उसके विपक्षी दल के जो नेता होते हैं। ठीक है, राज्य जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो इस कमिटी में शामिल होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लोग ही अध्यक्ष और किसकी किसका चुनाव करते हैं, तो सदस्यों का। और फिर ये जब समिति सिफारिश करती है, इनकी सिफारिश के बाद ही जो राष्ट्रपति है वो इनकी नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। सी है, निर्वाचन गण में विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते हैं। डी है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही नहीं होगा वो ए होगा। कोई भी केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, जैसे ही उसका निर्वाचन होता है वैसे ही वो अपने पद को त्याग देगा। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देखें तो प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो थे वो उस समय क्या थे, तो उस समय वित्त मंत्री थे जब वो राष्ट्रपति पद के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। अन्य जो है उसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है और निर्वाचक मंडल में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जहां पर भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। अन्य कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता और एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का ही पालन करके राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन है कि दो अभिकथन दिए हुए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, और आपको बताना है कि सही है या गलत। तो अभिकथन ए में दिया है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण दिया है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो हाँ, दोनों ही कथन सही है और दोनों मतलब जो कारण आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार देखें तो आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब आप समझ लीजिए ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, अगर किसी राज्य की क्षेत्र सीमा को बदलना है, विभाजन करना है, तो वो संसद को देता है अधिकार और एक प्रस्ताव भेजा जाता है उस राज्य के विधान सभा को या विधानमंडल को, और उसमें कोई अवधि एक निश्चित की जाती है कि इसमें ये अपना दे। जरूरी नहीं है कि ये जो सुझाव देंगे उसको राष्ट्रपति मानेगा ही। ठीक है, और एक तरीके से समझिए तो ये पूर्णतः संसद का ही अधिकार बनता है राज्यों के निर्माण करने को। ठीक है, और ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके बारे में बताना है। पहला है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होता है। दूसरा है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाले सभी बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। तीसरा है कि संबंधित राज्यों मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए, ये अधिकार वाकई में राष्ट्रपति को दिया गया है, वही अपने अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि अनुसूची 5 में और 6 में इनका प्रावधान किया गया है। जैसे 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, और इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है वो 10 शामिल है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाले सबसे बड़ी इकाई प्रशासनिक इकाई होती है जो शेड्यूल एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो, और लोअर जो होता है वो क्लस्टर ऑफ विलेज ऑफ ब्लॉक्स ही होता है। तो पहला और दूसरा सही है। और मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित बिल्कुल नहीं, ये काम गवर्नर का होता है। ठीक है, जो राज्य के गवर्नर होते हैं वो इस प्रतिवेदन को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर बी होगा, ओनली 2। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है आपको, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये यूपीएससी आईएएस 2023 का क्वेश्चन है। पहला है कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision became invalid। दूसरा है कि election for the post of the president of the India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to taken place। तीसरा है, when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he or she has been declared his or her assents। तो आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो देखिए, पहला जो कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा
शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विनिश्चय के तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन डिसीजन आता है उसके पहले तक वो सभी जो कार्य राष्ट्रपति ने किया है और डिसीजन लिया है वो सभी विधि मान्य होते हैं। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो आर्टिकल 71(2) तो उसमें निहित है। उसी प्रकार ये विघटन भी हो जाए किसी का भी तो किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन को रोका नहीं जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी मतलब रिजॉल्व की जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये भी गलत है। ये भी 71(4) में इसका उल्लेख किया गया है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अपने हिसाब से उस पर एसेंट देता है, अनुमति देता है। अगर अनुमति देने वाली बात जो है किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने का तो आर्टिकल 111 के अंतर्गत है। ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है। ये सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, डी है लिस्ट सिस्टम। तो इसका सही आंसर बी होगा। पीआरएसटीवी जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके हिसाब से ही भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है, बी है किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है, सी है विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, डी है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, जबकि ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। जो चुनावी प्रक्रिया का प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 55 में है और नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और 50 समर्थक चाहिए होते हैं। और जो जनसंख्या यूज करते हैं हम अभी 1971 की जनगणना का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। ये यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए आर वेंकट रमन, बी नीलम संजीवा रेड्डी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर बी होगा, नीलम संजीवा रेड्डी। ये स्पीकर के पोस्ट पर कार्य किए थे और ये राष्ट्रपति बनने वाले निर्विरोध बने थे, निर्विरोध इनको चुना गया था। टी का पद इन्होंने धारण किया था 1977 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अन्य जो लोग हैं आर वेंकट रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन सभी ने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। क्वेश्चन है द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। कितने बार वो राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। तो एनी नंबर ऑफ टाइम वो अपने पद को संभाल सकता है। बस ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी जो उम्र सीमा हो वो 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो भी विधि मान्य होते हैं जब तक कि वो पद पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है पहला, इसलिए ओनली 1 होगा। ये देख लीजिए यूपी पीसीएस 2023 का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद से संबंधित है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पहला है अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान करता है। दूसरा है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो देखिए ये 109 में नहीं बल्कि 108 आर्टिकल में मेंशन किया गया है और ये अध्यक्षता स्पीकर ही करता है। तो ओनली 2 सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। दूसरा है कि संसद के कारण दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो आपको बताना है कि सही क्या होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये आर्टिकल जो 79 है उसमें मेंशन है कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और अगर दोनों सदनों ने पारित कर दिया है तो जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वो कानूनी रूप नहीं ले पाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है 20 का सही आंसर होगा। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन है संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि संसद के प्रत्येक सदन सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा है संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो देखिए जो आर्टिकल 98 है उसके अंतर्गत संसद के दोनों जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को अलग से अपने अपने सचिवालय निर्मित करने का अधिकार है और स्टाफों की नियुक्ति और सेवा शर्त को विनियमित करने का भी इनको अधिकार है। इस प्रकार जो होगा डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा। क्वेश्चन है भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक, ठीक है, ये संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो जो फाइनेंस बिल है और जो मनी बिल है उसके बारे में कथन दिया हुआ है। पहला, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, जो फाइनेंस बिल को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित कर सकती है, अमेंड कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, मतलब मनी बिल को राज्यसभा को भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। ठीक है, ना तो अमेंड कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है, केवल अनुशंसाएं कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। तीसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। तो जो मनी बिल होगा उस पर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, किंतु वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल होगा उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, जो फाइनेंस बिल होता है लोकसभा से पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा उसको संशोधित भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता है, वो केवल अपना रिकमेंडेशन दे सकता है। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है फाइनेंस बिल में होता है जबकि मनी बिल में नहीं होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विसदनी पद्धति की स्ट्रेंथ या मुख्य लाभ नहीं है। आपको बताना है कि क्या मतलब बेनिफिट नहीं है बाइकैमरलिज्म का। तो आपके ऑप्शन है ए दिया है कि जो दूसरा सदन होता है सेकंड चैम्बर पहले चैम्बर को नियंत्रित करता है और बहुसंख्यक शासन का निवारण करता है। तो हाँ, ये सही है। दूसरा है कि यह कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल, इट्स चेक द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। सी, दूसरा सदन संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के रूप में यह फंक्शन करता है। और डी है कि यह प्रायः लोकतांत्रिक शासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, विशेष रूप से जब उसके सदस्य अनिर्वाचित अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो ये इसका काम नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है, बताना है संसदीय लोक लेखा समिति के संबंध में। आपके ऑप्शन है ए
यह भारत सरकार के वित्त लेखों की जांच करता है, फाइनेंशियल अकाउंट की। बी, लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से समिति के 15 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। सी है, समिति के सभापति को इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। डी है, यदि सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति के किसी सदस्य को पीएससी के लिए निर्वाचित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि क्या वह पूर्व समिति का सदस्य बना रहेगा या नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। समिति के सभापति का चुनाव जो होता है वो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वही करते हैं, ठीक है। और इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, तो टोटल सदस्य 22 होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसमें जो डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव, ये कौन करता है। ऑप्शन है ए, कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, बी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब अधीनस्थ विधान पर समिति, सी, कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन प्रशासनिक विधान पर समिति, डी, कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रत्यायोजित विधान पर समिति, ई, नन ऑफ दी एबव या मोर देन एबव। इसका सही आंसर बी होगा, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होता है यही जो संसदीय समिति है वो कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। आपके ऑप्शन है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के कभी सभापति नहीं बने थे, ये तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बी, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये बात सही है। उससे पहले ही पीएम नेहरू ने उसको प्रस्तुत कर दिया था और उसके बाद में जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। सी, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। करंटली 8 मेंबर आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, ये सही है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, तो ये भी सही है। तो त्रुटिपूर्ण जो है ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन है ए, द पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति, बी, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, सी, द एस्टीमेट्स कमिटी प्राक्कलन समिति, डी, द कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। जो एस्टिमेशन कमेटी होता है इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी जो है लोकसभा से चुन के आते हैं, न कि राज्यसभा से। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उनमें निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, लिटरेचर, बी है साइंस, सी है आर्ट, डी है स्टेट सर्विस। तो इसका जो आंसर होगा डी, स्टेट सर्विस। इसके अलावा जो साहित्य है, विज्ञान है, कला है और सामाजिक कार्य है उससे संबंधित सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड ए, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, बी, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, सी, मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव और डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर डी होगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं और राज्यसभा में कोई मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आता। जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार डी इसका आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम्प्ट स्पीकर टू बी अननिमेशली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। निम्नलिखित में से पहला सामयिक अध्यक्ष मतलब प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। ऑप्शन है ए, रवि रॉय, बी, हिरेन मुखर्जी, सी, सोमनाथ चटर्जी, डी, पीएस संगमा। तो इसका सही आंसर सी होगा। सोमनाथ चटर्जी जो थे
वो जो 14वीं लोकसभा थी उसमें अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे और उसके पहले इन्होंने प्रोटेम्प्ट स्पीकर की भी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पीसीएस से है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल में क्या सही है? पहला ऑप्शन है कि ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया संपूर्ण खर्च, क्या यह धन बिल में शामिल होता है, मनी बिल में? तो बिल्कुल नहीं, पहला नहीं शामिल होता। दूसरा है अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, ये शामिल होता है। तीसरा है कि भारत के संचित निधि में धन का विनियोग, ये भी शामिल होता है, जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है। चौथा है कि भारत के संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, तो ये भी फाइनेंस बिल में शामिल होता है। तो 2, 3, 4 इसका सही होगा, आंसर ए हो जाएगा। है कंसिडर द फॉलोइंग, एम ए अयंगर, जी एस ढिल्लोन, बलराम जाखर और चौथा है पी ए संगमा। तो हाउ मेनी ऑफ देम वेयर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनमें से कौन कौन स्पीकर रहा है लोकसभा का? तो ये चारों ही रहे हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसका ईयर बता के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप याद रख नहीं पाएंगे। वैसे आप जानना चाहें तो जान लीजिए। देखिए ये 1996 से लेकर 1998 तक रहे। बलराम जाखर जी जो थे ये 2 बार बने, 1980 से 85 तक रहे थे और फिर 85 से 89 तक रहे थे। जी एस ढिल्लोन जो थे ये 69 से 71 तक रहे और फिर 71 से 75 तक। और एम ए अयंगर जो थे ये 56-57 में रहे और फिर 57 से 62 तक रहे। ठीक। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया, कौन था प्रथम स्पीकर? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर यही थे। ठीक है, तो 94 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यूपीपीसीएस 2022 लोकसभा और इलेक्शन ईयर दिया है। 7th जो लोकसभा का इलेक्शन ईयर 1982 दिया है, बल्कि ये 1980 में हुआ था, तो यही करेक्टली मैच नहीं है। 11वां जो है 1996 में हुआ, 9th जो है 1989 में हुआ और 13वां जो है 1999 में हुआ। नेक्स्ट पूछ रहा है, जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा, कितने सेशंस होते हैं? देखिए लोकसभा की जो बैठक होती है उसके बीच में 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। और दिया है ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन एबव। तो सामान्यतः आजकल जो है 3 सेशन होते हैं, आपको भी पता होगा। एक होता है बजट सेशन जो फरवरी में होता है और एक सेशन होता है मानसून सेशन जो जुलाई में होता है और एक सेशन होता है शीतकालीन सेशन और वो कब होता है? तो वो नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। पहला है टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा है मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, टू पास ए मोशन ऑन नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीसरा है टू इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो देखिए यह आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन है, ये जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है उससे पास होता है, जो संसद है उससे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला गलत है। ये सही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आता है? तो लोकसभा में। दूसरा सही है। और इम्पीचमेंट का प्रोविजन केवल लोकसभा के लिए नहीं है, इसमें राज्यसभा भी शामिल होते हैं। लोकसभा से अगर पास होकर जाता है तो राज्यसभा भी चेक करता है। ठीक है, इस प्रकार केवल बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, विचार करना है। पहला है कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करते हैं। बिल्कुल। दूसरा जो है यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। तीसरा है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है
जैसी कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्माण के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। चौथा है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। ये सही है। ये आर्टिकल आप अगर 93 पढ़ेंगे तो उसमें है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। दूसरा है कि यह अज्ञापक है, देयर इज मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। तो मुख्य विपक्षी दल से ही होगा। ये कोई मतलब आज्ञापक नहीं है, बस परंपरा में शामिल किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसा अध्यक्ष की, ये बात सही है। और तीसरा भी कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है, ऐसी कोई पद्धति नहीं है और वो प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होंगे, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। तो चौथा गलत हो गया। हमारा पहला और तीसरा सही है। तो इस प्रकार देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला और तीसरा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है बताना है। पहला है मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो हाँ लाया जा सकता है। बी केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध थोड़े ना अविश्वास प्रस्ताव आता है केवल, वो तो पूरी मंत्रिपरिषद होती है। सी पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जीओ के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए, तो यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो जो सी होगा वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि जो पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हम निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं और इसके पास होने से ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाती है, बल्कि उनके कार्यों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? पहला है अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करना, तो ये तो है ही। दूसरा है देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना, बिल्कुल ये भी है। तो पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा पुट को पहचान के। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी नीदर वन नीदर टू। तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।